हेलो गाइस, तो आज हम अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप पिछला सेशन देख रहे होगे, सारा जो कंडक्टर का सीरीज़ डाल रहा हूँ मैं, तो होपफुली आपको बहुत ही फ़ायदा मिल रहा होगा। और आज हम अर्थिंग के साथ थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को हम समझते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसा होगा एंड अर्थिंग से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक सिस्टम पे। ठीक है, तो अर्थिंग मतलब कि एक सिस्टम को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहे हो विथ अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो ग्राउंड को हम जो है मानते हैं कि रिजर्वायर ऑफ चार्जेस। क्या मानते हैं? रिजर्वायर ऑफ चार्जेस। मतलब कि ग्राउंड कितना भी चार्ज दे सकता है, ले सकता है, और उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। मतलब ग्राउंड को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा ज़ीरो होता है, और उससे कितना भी चार्जेस हम निकाल सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस डाल सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस निकाल सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग करने का मतलब ये हुआ कि हमने सिस्टम को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही हमने सिस्टम को ग्राउंड से कनेक्ट किया, सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो गया? ज़ीरो। सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो गया? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक शेल का सिस्टम था। तो सेल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तो मैंने आपको सिखा दिया है। लाइक ये कंडक्टर 1 पार्ट में है आपका, तो आप जाके उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस आओ तो आपको ज़्यादा कनेक्ट फील होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ चलो तो पूरा चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा, आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो शेल का एक सिस्टम है। पहली बात कि शेल की थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसका दो ही रेडियस होगा, एक इनर शेल का रेडियस होगा, एक आउटर शेल का रेडियस होगा, और थिकनेस बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, और इनिशियल चार्जेस का क्या सिस्टम दिया हुआ था, तो आपने सिचुएशन देख ही लिया होगा। यहाँ पे हमने बीच वाले जो शेल है, जो अंदर है शेल, उसको अर्थ कर दिया है। अर्थ कर दिया है मतलब कि उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ज़ीरो। कितना हो जाएगा पोटेंशियल? ज़ीरो। ये आपका सिंबल ऑफ अर्थिंग होता है। ये सिंबल आप कहीं पे भी देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में या पूरे फिज़िक्स में भी, तो क्या होगा? ये अर्थिंग का सिंबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जिस सरफेस को तुम अर्थ किए हो या जिस शेल को अर्थ किए हो, तो तुम्हारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है? मान लो कि क्यूई चार्ज अर्थ के कारण उस शेल पे आ गया है। सबसे पहला स्टेप तुम ये मानोगे कि क्यूई चार्ज अर्थ के कारण उस पे शेल पे आ गया है। ठीक है, तो क्यूई चार्ज जब उस शेल पे आ गया, तो तुम्हें पता है कि इंटीरियर सरफेसेस पे ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो सेकंड वाले शेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यूई आ जाएगा, है कि नहीं? और चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, सिंस शेल 2 पे इनिशियल चार्ज जो था वो कैपिटल क्यू था, Q2, कैपिटल Q2। ठीक है, तो चार्ज के कॉन्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट से जो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? Q2 प्लस QE। तो देखो, नेट चार्ज तुम्हारा Q2 ही रह गया आउटर शेल पे, है ना, सेकेंड वाले शेल पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट का पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी कि जो भी सिस्टम अर्थ से कनेक्टेड हो जाता है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? ज़ीरो। क्या हो जाता है? ज़ीरो। ठीक है, तो अब 1 का पोटेंशियल लिख लो नेट, और उसको क्या कर दो? ज़ीरो के बराबर कर दो। क्या कर दो? ज़ीरो के बराबर कर दो। तो 1 का पोटेंशियल तुम कैसे लिखोगे? ये तो पिछले चैप्टर में हमने देख लिया है। ठीक है, तो आप सारा चैप्टर लाइन से फॉलो करते रहो, एक भी मिस मत न करना, नहीं तो फिर कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, दिस शेल विल हैव ज़ीरो पोटेंशियल एज अर्थड, द अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज रिजर्वायर। क्या बोला? रिजर्वायर ऑफ चार्जेस। कितना भी चार्जेस में डाल दो या कितना भी चार्जेस से निकाल लो, अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला है। इट्स लाइक बिग ओशियन। और अर्थ जो है उसमें
हम मानेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है और नेट न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी हमेशा हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज़ हुआ और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि अर्थिंग के कारण जो भी सेल कनेक्ट हो जाता है अर्थ से, तो उस पर जो है एक क्यूई चार्ज मान लेते हैं। मान लो कि क्यूई चार्ज अर्थ से फ्लो किया होगा। ठीक है, आप देखो वन का पोटेंशियल लिख दूंगा मैं, तो वन का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल, है ना। सारे चार्जेस जो आए हैं उनके कारण तुम क्या करोगे, पोटेंशियल लिखोगे वन वो फर्स्ट सेल पे, और सबका क्या कर दोगे, सिंपल्स एडिशन कर दोगे। क्या कर दोगे, एडिशन। तो यहाँ पे फिर इनसाइड में नो चार्ज होगा, लाइक इनर शेल के इनसाइड सरफेस पे, अंदरूनी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। नो चार्ज ऑन दिस सरफेस। अब इसका क्या आप आंसर दे सकते हैं, ऐसा क्यों, क्या आप आंसर दे सकते हैं? तो वीडियोस को पॉज करके आप थोड़ा सोचिए कॉन्सेप्ट पे कि जो फर्स्ट शेल है, जो इनर शेल है, उसके इनर सरफेस पे कोई चार्ज क्यों नहीं आएगा। तो बहुत आसान सा है, अगर आप एक गॉसियन सरफेस ले लेते हो फर्स्ट सेल के मेटल बॉडी में, तो मेटल बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो अगर गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, ई डॉट डी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड भी ज़ीरो होना चाहिए, क्यू इनक्लोज्ड भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, फर्स्ट सेल के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो ये आपके सामने आंसर मिल गया है, लॉजिकली कनेक्ट कर दिया मैंने। तो आप जो है इस पर थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज करके, बाकी रीजनिंग तो दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गए हैं, तो हम अब इन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल लिखेंगे फर्स्ट सेल पे। तो सारे सरफेसेस को, जैसे एक शेल के दो सरफेस होते हैं, एक आउटर और एक इनर सरफेस, तो आउटर और इनर दोनों सरफेसेस को हम एक थिन शेल की तरह ट्रीट करेंगे और उनके कारण पोटेंशियल लिखेंगे एक थिन स्फेरिकल सेल की तरह। तो थिन स्फेरिकल सेल में पोटेंशियल क्या होता था, इनसाइड के क्यू बाई कैपिटल आर, वेर आर इज़ द रेडियस ऑफ द शेल, आर इज़ द रेडियस ऑफ द शेल। ठीक है, और आउटसाइड क्या होता था, के क्यू बाई आर स्मॉल आर, वेर आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो पोटेंशियल आउटसाइड वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरीके से देखो, अब वन का पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ, तो देखो जो आउटर शेल होगा उसके कारण कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसके दो सरफेस हैं, तो दो सरफेस के कारण कंट्रीब्यूशन होगा के क्यू ई बाई बी, माइनस वाले चार्ज के कारण, और के क्यू प्लस क्यू ई, क्यू टू प्लस क्यू ई बाई बी, ये आउटर सरफेस के कारण, आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण। अब सिंस फर्स्ट वाला शेल जो है इन दोनों शेल्स के, आउटर शेल के इनसाइड है, तो पोटेंशियल उसका कांस्टेंट रहेगा और उसके रेडियस के बराबर होगा। लाइक उसके पोटेंशियल के फॉर्मूले में रेडियस का वैल्यू डलेगा, तो देखिए लाइक बी डला है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद जो है तुम देखो फर्स्ट सेल के कारण खुद का एक पोटेंशियल आएगा, वो कितना आएगा, के क्यू ई बाई ए। वो आर था तो उस पर हम चार्ज कितना मान लिए, क्यू ई मान लिए, कितना चार्ज मान लिए, क्यू ई। तो ये तो बता चुका हूँ। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो आ गया क्यू ई की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, क्यू टू ए बाई बी, कितनी आ गई, क्यू टू ए बाई बी। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट एक रिलेशन आ गया क्यू ई की वैल्यू के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ क्यू टू माइनस क्यू टू ए बाई बी। ठीक है, तो एक बार क्यू ई की वैल्यू निकल के आ गई तो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया। तो ऑन आउटर सरफेस जो है उस पर कितना आएगा, आउटर सरफेस ऑफ सेल 2 पे कितना चार्ज आएगा, Q2 प्लस क्यू ई, कितना आएगा, Q2 प्लस क्यू। और क्यू ई को की वैल्यू तो आप Q2 के टर्म्स में निकाल ही चुके हो, क्यू ई की वैल्यू आप Q2 के टर्म्स में निकाल ही चुके हो, तो उसको डाल दो वहाँ पे। ठीक है, तो Q2 A बाई बी
तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, Q2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, B माइनस ए बाई बी, बी माइनस ए बाई बी। तो आउट ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल 2, आउटर सरफेस ऑफ सेल 2 आपकी वैल्यू क्या आ गई, Q2 B माइनस ए बाई बी। ठीक है, इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, तो इनर सरफेस पे तो QE माने थे आउटर सरफेस ऑफ फर्स्ट सेल, तो इनर सरफेस ऑफ सेकंड सेल पे माइनस QE आ गया था, कितना आ गया था, माइनस QE। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो QE की वैल्यू इटसेल्फ माइनस है, तो Q2A बाई बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, Q2A बाई बी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, और आउटर सरफेस ऑफ सेल 1 पे कितना आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, QE आ जाएगा। तो QE हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस Q2A बाई बी। तो फाइनल एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करके दिखा देता हूँ, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया, ये देखो। तो सारा चार्जेस जो निकल के आया है वो लिख दूंगा। तो तुम्हें याद रखने की क्या बात है कि जब भी किसी सिस्टम को तुम इस तरीके के सिस्टम में, सेल सिस्टम में, जब भी तुम किसी को अर्थ करते हो तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। और सॉल्व कैसे करते हैं, जिस भी सेल को तुमने अर्थ किया है, हम मान लेते हैं कि अर्थ से उस पर QE चार्ज फ्लो किया है। कितना चार्ज फ्लो किया है बताओ, QE चार्ज फ्लो किया है। और उस अर्थिंग के बाद उस शेल पे जो अर्थ है उस पर QE चार्ज है, और QE के अकॉर्डिंग फिर तुम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्लियरली समझा दिया है आपको, कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया। अब हम आगे एक और सवाल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इसी तरह लगा के देखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है, तो इसको पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को अटेम्प्ट कर लो, फिर आंसर मैच करना, सॉल्यूशन देखना। कैसे अर्थिंग का सवाल बनेगा ये तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन इसमें अर्थिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, पर फिर भी ये सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि ये अर्थिंग के सवाल को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करो। शेल सिस्टम्स को अच्छे से समझ में आने के लिए ये सवाल लिया गया है। इसके बाद हम एक अच्छा अर्थिंग का प्रॉब्लम लेंगे, फिर अर्थिंग इन सिस्टम ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक मेटल स्फीयर है जो जिस पे पोटेंशियल है V, अब उसको क्या करता है कि एक आउटर शेल से सराउंड कर देता है, फिर बोलता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और अगर इनर मेटल स्फीयर को अगर आउटर शेल से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होने वाला है, चार्जेस के साथ, इनर मेटल स्फीयर के चार्जेस के साथ क्या होने वाला है, क्या वो वहीं पे रहेंगे या फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, या कम हो जाएंगे, या और भी ज़्यादा हो जाएगा, फ्लो आउटर से इनर पे आ जाएगा, तो क्या होने वाला है बेसिकली। तो इस तरीके से मेटेलिक स्फीयर बना दिया। अब इस पे जो पोटेंशियल है वो V है, इस पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, KQ बाई ए होता है पोटेंशियल, वेयर इज द रेडियस, तो KQ बाई ए पोटेंशियल होता है, तो चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, VA बाई के, कितनी आ जाएगी, VA बाई के। ठीक है, तो VA बाई के तुम्हारा यहाँ पे तो Q की वैल्यू आ गई आपका, जो इनर मेटल स्फीयर पे है वो VA बाई के है। अब इसको हम सराउंड कर देंगे एक आउटर सेल से, इसको सराउंड कर देंगे हम एक आउटर सेल से। ठीक है, नाउ इट इज़ सराउंडेड बाई एन अनदर शेल ऑफ रेडियस B, कितनी रेडियस है उसकी, B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सराउंड कर दिया गया है, यहाँ पे एक सेल से सराउंड कर दिया गया है इसको। ठीक है, जिसका आउटर रेडियस कितना था, B, आउटर रेडियस कितना है, B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो चार्ज था इनिशियली Q था,
ठीक है। तो इनर मेटल स्फेयर पे कैपिटल क्यू चार्ज था, तो आउटर मेटल स्फेयर पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। माइनस क्यू इनर सरफेस पे, उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, चार्ज कंजर्वेशन से, है ना। इनिशियल जो चार्ज था वो आउटर सरफेस पे वो कितना था, ज़ीरो। तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया, तो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली प्लस क्यू आएगा, तो नेट ज़ीरो हो जाएगा। थिकनेस को अगेन हमने नेग्लिजिबल माना है, तो फर्स्ट और सेकंड बोल दिया, फर्स्ट इनर मेटालिक स्फीयर को बोल दिया, सेकंड आउटर मेटालिक शेल को बोल दिया। अब देखो पोटेंशियल ऑफ वन लिख लेता हूँ, तो पोटेंशियल ऑफ वन अगेन उसी तरीके से लिखूँगा जैसे हमने पिछला सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। तो कैसे लिखूँगा, सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द सर्फेसेस, सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द सर्फेसेस, ठीक है। तो हर एक सरफेस का शेल की तरह लिखोगे। तो जो इनर मेटालिक स्फीयर है वो तो आउटर जो शेल बन रहे हैं उसके दोनों सरफेसेस के लिए इनर पॉइंट है, तो इनर पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो कितना हो जाएगा, तो इनर आउटर शेल के इनर सरफेस के कारण माइनस के क्यू बाई बी, और आउटर शेल के आउटर सरफेस पे सबसे बाहर वाला सरफेस के कारण के क्यू बाई बी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई बी के, ठीक है, प्लस के क्यू बाई बी और माइनस के क्यू बाई बी, प्लस के क्यू बाई बी और माइनस के क्यू बाई बी, ठीक है। और देखो जो अब इनर मेटल स्फीयर का खुद के कारण एक पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, के क्यू बाई ए। इनर मेटल स्फीयर का खुद के कारण एक पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, के क्यू बाई ए, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, देखो जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ ये क्या बता रहा है कि पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू शेल टू। तो शेल टू का जो मैंने बोला दो आए कंट्रीब्यूशन, क्यों दो आए, क्योंकि दो सरफेसेस थे, दोनों शेल की तरह बिहेव कर रहे थे। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, नेट ज़ीरो आ गया। तो V1 क्या आ गया, क्या आ गया V1, के क्यू बाई ए, क्या आ गया, के क्यू बाई ए। तो इनर मेटल स्फीयर का पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू बाई ए, खुद के कारण और जिस शेल से वो सराउंडेड है उसके कारण, ठीक है। तो V1 आ गया। अब हम V2 लिख लेंगे सेम ढर्रे से, सेम तरीके से हम V2 लिख लेंगे, ठीक है। तो V2 लिख लो, यहाँ पे क्या है, V2 कैसे लिखोगे, तो के क्यू बाई बी, के कैपिटल क्यू बाई बी, ठीक है। तो ये किसके कारण आएगा, इनर मेटल स्फीयर के कारण आएगा एट पोजीशन ऑफ शेल टू, है कि नहीं। उसके बाद शेल टू का खुद आएगा, तो खुद सेल के खुद के कारण क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर वेयर आर इज इट्स रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई बी और माइनस के क्यू बाई बी अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या बच गया, V2 क्या आ गया, के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी आ गया। तो अब हम तुमसे कंपेयर करवा लेते हैं कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, कैसे बताओगे, वीडियो पॉज करके सोचो। तो इसमें से तुम्हें पता चलेगा कि जो A है वो B से छोटी वैल्यू है, और A और B दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसका पोटेंशियल बड़ा होगा, है कि नहीं। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि V1 इज़ ग्रेटर दैन V2, तुम्हें दिख रहा होगा कि V1 इज़ ग्रेटर दैन V2, V1 इज़ ग्रेटर दैन V2। तो बहुत अच्छी चीज़ पता चल गई आपको कि इनर मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल जो है चार्ज के हर एक वैल्यू के लिए ज़्यादा होगा, चार्ज के हर एक वैल्यू के लिए वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो स्टार्टिंग में सवाल पूछा था मैंने, क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा था कि चार्ज के साथ क्या होने वाला है, तो अब तुम्हें आंसर मिल गया कि जैसे ही तुम आउटर शेल और इनर मेटल स्फीयर को कनेक्ट करोगे एक कंडक्टिंग वायर से, तुम कनेक्ट करोगे एक कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होने वाला है, इनर चार्ज जो कि हायर पोटेंशियल है और जो आउटर शेल है जो लोअर पोटेंशियल है, चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो सारा चार्ज जो इनर मेटल स्फीयर पे है वो बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा, और स्पेसिफिकली आउटर शेल के आउटर सरफेस पे आ जाएगा, समझा ना, आउटर शेल के आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कंडक्टिंग वायर से जैसे कनेक्ट करूँगा सारा चार्ज जो है ना फ्लो करके किस पे आ जाएगा, आउटर शेल के आउटर सरफेस पे, आउटर शेल के आउटर सरफेस पे, ठीक है। याद रखिएगा कि ये सारा जो शेल है उसका थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी जब हम थिकनेस को भी कंसिडर करने लगेंगे। तुम्हें दिख ही रहा होगा कि पोटेंशियल जो है हम सारे सरफेसेस के कारण लिखते हैं, कंट्रीब्यूट सारे सरफेसेस करते हैं। तो अगर सरफेस की दूरी बढ़ जाएगी तो फिर उस दूरी को अकाउंट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं, लॉजिकल है, ठीक है। तो अब देखो, अब जब तुमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी इनर मेटल सरफेस पे, तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, वो कितना था, AV/K। तो ये सारा चार्ज फ्लो करके किस पे चला जाएगा, आउटर सरफेस के आउटर शेल पे चला जाएगा, ठीक है। और देखो चार्ज का फ्लो तभी बंद होगा जब दोनों इनर मेटल स्फीयर और आउटर शेल का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इट्स लाइक कि पानी का फ़्लो तभी बंद होता है जब पानी का लेवल सेम हो जाता है। उस तरीके से चार्जेस का फ़्लो तभी बंद होता है जब पोटेंशियल का लेवल सेम हो जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्ट करके सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो दोनों का निकाल लेते हैं, तो फाइनली दोनों का सेम आना चाहिए पोटेंशियल का वैल्यू। अगर सेम आ जाएगा तो हमारी बात बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अब ये भी यहाँ पे सवाल उठता है कि इस आउटर सरफेस के आउटर शेल के आउटर सरफेस पे ही चार्ज क्यों जाएगा, इनर सरफेस पे क्यों नहीं। तो तुम्हें याद हो रहा है लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने ऐसा सवाल पूछा था, तो जो उसका आंसर है बिल्कुल सेम आंसर इसका भी है, बिल्कुल सेम आंसर इसका भी है, ठीक है। क्योंकि गॉसियन सरफेस लोगे मेटल बॉडी में, मेटेलिक शेल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा क्योंकि मेटल बॉडी है, तो उसके अंदर क्यू इनक्लोज ज़ीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो है इनर मेटेलिक स्फीयर पे तो कोई चार्ज था नहीं, और इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल पे भी कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नेट ई इनक्लोज क्या होना चाहिए, क्यू इनक्लोज क्या होना चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। तो ठीक है, सो फाइनल पोटेंशियल ऑफ द मेटल स्फीयर आफ्टर कनेक्शन इज कितना हो जाएगा, KQ/B, है कि नहीं। और Q की वैल्यू AV/K डाल देंगे, Q की वैल्यू क्या डाल देंगे, AV/K, है ना। तो Q की वैल्यू AV/K डाल दो। बाहर का जो रेडियस है वो कितना है, b है। तो यहाँ पे देखो हम डाल देंगे K/B और Q AV/K डाल देंगे, AV/K ये वाली वैल्यू, क्योंकि यही नेट चार्ज है जो इनर मेटेलिक स्फीयर पे थी, और यही चार्ज जो है वो बाहर आउटवर्ड फ्लो करके आउटर सरफेस पे आ गई है, आउटर शेल के। तो K कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, AV/B। तो दिस इज़ द फाइनल पोटेंशियल ऑफ इनर मेटालिक स्फीयर, दिस इज़ द फाइनल पोटेंशियल ऑफ इनर मेटालिक स्फीयर, ठीक है। और V यहाँ पे क्या था, इनिशियल पोटेंशियल था, V क्या था, उसी की मदद से हमने चार्ज निकाला था, याद आ रहा है। चलो ठीक है, तो अब यह हम क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल। तो पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल निकालने के लिए पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल पे कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, किन किन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इनर मेटालिक स्फीयर का भी कंट्रीब्यूशन होगा और आउटर शेल का खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इनर मेटालिक स्फीयर पे जो चार्ज है वो तो ज़ीरो है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आया वो आउटर शेल के कारण ही आया, अपने खुद के कारण। अब उसमें भी देखेंगे कि जो आउटर सरफेस पे चार्ज है वही कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो बेसिकली क्या हो गया फाइनल आंसर, KQ/B, क्या आ गया, KQ/B। अब Q जो है वो इनिशियल चार्ज ऑन इनर मेटालिक स्फीयर था, वही फ्लो करके बाहर आ गया है, तो Q की वैल्यू डाल देंगे, वो कितनी आई थी, AV/K आई थी। तो AV/K आप वहाँ डाल दोगे तो देखो क्या पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ कि चार्ज कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल देखो फिर क्या आ गया, KQ/B करोगे, Q की वैल्यू AV/K डालोगे तो K कैंसिल हो जाएगा, AV/B। तो देखो जो
इनर मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल आया, वही आउटर शेल का पोटेंशियल आ गया। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब चार्ज फ्लो बंद हो गया है और सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया है? आउटर शेल पे शिफ्ट हो गया है, स्पेसिफिकली उसके आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो देखो चार्ज फ्लो तभी बंद होता है जब इनर शेल या इनर मेटालिक स्फीयर का सारा चार्ज फ्लो करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इनर शेल का हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज इनर शेल से फ्लो करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब एक और सवाल करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में अर्थिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस सवाल को तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में लिया कि इनर सेल में जो है पोटेंशियल हायर होता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इनर सेल से फ्लो करके बाहर आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने वैन डे ग्राफ जनरेटर में यूज़ किया है। जिसमें चार्ज जनरेट किया जाता है तो बिल्कुल यही होता है, दो शेल लेते हैं, इनर शेल पे हायर पोटेंशियल होता है तो सारा चार्ज फ्लो करके आउटर शेल पे आ जाता है और तब तक फ्लो करते रहता है जब तक देर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो किसी तरीके से इनर शेल का इनर शेल पे एक चार्ज पुट कर दिया जाता है, तो जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है और चार्ज क्रिएशन होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है, ये भी आप देखिए और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके अच्छे से, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अर्थिंग का कॉन्सेप्ट 3 सेल्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कमेंट्स में कुछ सजेशन भी देते रहो कि किस टाइप के सवाल लेने हैं और क्या करना है, ताकि मैं आपके हिसाब से अपने लेक्चर को मोल्ड करूं। बाकी मैं ट्राई करता हूं कि सारे अच्छे क्वेश्चंस लूं इधर उधर से, और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वो सारा कुछ एक लेक्चर में हो, मैं ये ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा सच रह जाता है तो आप सजेस्ट करो मुझे, तो वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब आ जाइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं हम और सेल्स का पोजीशनिंग करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, थिन कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, तो मोस्टली सवालों में आपको थिन कॉन्सेंट्रिक सेल ही मिलेंगे। ठीक है, अगर थिक रहेगा तो मेंशन कर देगा, उसको भी सॉल्व करना कोई टफ बात नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, बस पोटेंशियल लिखना है। एक शेल को आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सरफेसेस मान लो और हर एक सरफेस के कारण आप जो है पोटेंशियल लिख दो। ठीक है, किसी भी सेल पे। और एक शेल का जो आपको पोटेंशियल लिखने आता ही है वो मेरे पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू रेगुलर सरफेसेस एंड रेगुलर शेप्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया होगा होपफुली, पहले खुद का अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद आंसर मैच कर लेना। तो इस सवाल में जो है अर्थिंग इन्वॉल्व होगा। शेल्स बना दिया मैंने यहाँ पे देखो।
सारा कुछ लिख दिया है। यहाँ पे देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा शेल अर्ध किया है, शेल सी जो है वो अर्ध है, तो शेल सी अर्ध है, उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज कि जो अर्थिंग होती है जिस शेल पे, उस पर चार्ज कितना आ जाता है, क्यू ई, तो क्यू ई चार्ज उस पर आ जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। देखो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, शेल बी पे ऑलरेडी प्लस क्यू दिया हुआ है, शेल डी पे ऑलरेडी माइनस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू उसके हिसाब से तुम करो, बी पे क्यू डालो, उसके बाद उसके जो ऑपोजिट पे जो सी का इनर सरफेस है उस पर माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो। फाइनल जो डी सरफेस होगा उस पर कितना चार्ज आया, इनर सरफेस पे क्यू ई प्लस क्यू, तो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्यू ई प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। खुद से ज़रूर सॉल्व करो तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है हमने। अब पोटेंशियल ऑफ वी ए निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो पोटेंशियल ऑफ वी ए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सारे शेल्स का वही उसी तरीके से लिखोगे जैसे हम अभी पिछले सवाल में लिखा था हमने। तो सारे शेल्स को कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस मानो और हर सरफेस के कारण पोटेंशियल लिख दो। अगर इनर पॉइंट जो है सेल के इनर लाई कर रहा है, सरफेस के इनर लाई कर रहा है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा के क्यू बाई आर, तो आर में रेडियस ऑफ द सेल आ जाएगा। अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल होगा। समझ आ रहा ना। तो इस तरीके से हमने यूज़ करके इसको लिख लिया है, वी ए के पोटेंशियल को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, इनर सरफेस पे कितना आया, माइनस क्यू ई प्लस क्यू आया है ना। तुम देखो ध्यान से, सी वाले सरफेस के आउटर सरफेस पे क्यू ई प्लस क्यू है, तो इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू ई प्लस क्यू। तो डी वाले के आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, कितना है, तो डी वाले पे पहले से माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू प्लस ऑफ क्यू ई प्लस क्यू आ जाएगा, है ना। तो टोटल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ही आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अच्छे से। उसके बाद ए का पोटेंशियल लिख लेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, सारे सरफेसेस के कारण पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम किसका लिख लेंगे, तो वी ए आ गया तुम्हारा, आउटर सरफेस के कारण लिख लिया माइनस ऑफ क्यू, माइनस ऑफ क्यू ई प्लस क्यू, ठीक है। तो क्यू ई प्लस क्यू, माइनस ऑफ क्यू ई प्लस क्यू ऑलरेडी अंदर आया हुआ था इनर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस ऑफ माइनस क्यू ई प्लस क्यू, तो माइनस ऑफ क्यू प्लस ऑफ क्यू ई प्लस क्यू, ठीक है। तो ये सब कर लेना, ये सब तुम्हारे सामने लिख के बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे अज्यूम करके नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे सामने सारा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन तुम्हें करना है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, डायरेक्शन क्या होगा मैं बता दूंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन जब तक तुम लिखोगे नहीं, ये सोच लोगे कि मैं इंटरनेट पे किसी भी वीडियो पे देख के लाइक सिर्फ समझ लूँगा, तो उससे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आप होगे और आपका जो दिमाग होगा, जो आपने प्रैक्टिस किया है वो होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लाइक तैयारी के समय ही बहुत प्रैक्टिस करिए, और जो भी सवाल आता है उसको कॉन्सेप्ट लगाइए खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लो। अब सारा पोटेंशियल को जो भी ब्रैकेट टर्म में आया था उसको खोल लो, सॉल्व कर लो। देखो कैंसिल हो गया, काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छी फील आती है जब बड़ा सा इक्वेशन छोटे टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, वी ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो VC की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो VC की वैल्यू कैसे लिखोगे, अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा। तो VC की वैल्यू हम लिख लेंगे तो देखो यहाँ पे VC के लाइक सारा कंट्रीब्यूशन जो भी सरफेसेस के कारण आ रहा था सब लिख लिया हमने, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे VA लिखा है। तो बीच बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ, अपना वॉइस ओवर नहीं डाल रहा हूँ। तो आप पूरे वीडियो को फॉलो करते रहिए और साथ में चलिए, क्योंकि जहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा मैं वहाँ पे जो है आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें कैंसिलेशन हुई हैं, ठीक है। तो कैंसिल कर दीजिए जो भी बचा है। KQ/4A चीज़ों को कैंसिल कर दो। KQ/3A KQE/3A प्लस KQ/3A माइनस KQ/4A। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा VC पोटेंशियल आ गया। अब सवाल में तुमसे डिफरेंस पूछ दिया है VA माइनस VC का डिफरेंस पूछ दिया है। तो सिंपली तुम्हारे सामने दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, दोनों को आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो फाइनल आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया है, जो पहला सवाल लिया था और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था बिल्कुल उसी को यूज़ करके हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हर अर्थिंग का सवाल शेल सिस्टम्स में ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो कर देगा, कुछ भी दो जगह अर्थिंग कर देगा या जो है कनेक्टिंग वायर लगा देगा, तो उसमें घबराना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगा के चलना है आपको। जो शेल अर्थ होगा उस पर QE चार्ज मान लेना। अगर दो शेल अर्थ हो गए हैं तो एक पे QE1 मान लेना, दूसरे पे QE2 मान लेना, है कि नहीं। और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें करने आता ही है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर आपके सामने क्या आ गया।
तो ये फाइनल आपके आंसर आपके सामने आ गया KQ/6A। तो आप इस सवाल को दोबारा करो नोटबुक में और पिन करके रख लिया करो, है ना, कि ये सवाल जब भी मैं अर्थिंग सिस्टम को रिवाइज करूँगा तो ये सवाल ज़रूर करूँगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, ध्यान से करिए, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा तो फिर आंसर ही गलत आएगा। तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें 4 शेल्स इन्वॉल्व थे, तो लाइक ये काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स था, तो इसको हम अगर हमने कर लिया तो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो हम अर्थिंग सिस्टम इन शेल्स तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अर्थिंग सिस्टम इन मेटालिक प्लेट्स, थिक मेटालिक प्लेट्स, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर मैंने कंडक्टिंग प्लेट्स पे डाला था कि नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स, तो हाथों हाथ ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स एक वास्ट चैप्टर है और काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लाइक अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है पढ़ना है, सीखना है और फिर उसका एप्लीकेशन करना है, ठीक है। अगर आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, प्लस एप्लीकेशन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे फार्मूले आपके मुंह पे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट जिस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, थिकनेस जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, दोनों सरफेसेस पे इक्वल हो जाएगा Q/2 और Q/2। चार्ज गेट्स इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द सिमिलर सरफेसेस, सिमिलर क्यों बोला, दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप के सामने इस चार्ज प्लेट के सामने एक और प्लेट रख दिया जाता है और उसको अर्थ कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले तो बिना अर्थ के आपको चार्जिंग का लाइक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है कैसे होगा। तो ये तो पिछले लेक्चर में ही मैंने अच्छे से बताया आपको कि इनर सरफेसेस पे जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएंगे, और आउटर सरफेसेस पे भी इक्वल चार्ज आएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन साइन। तो देखो बाहर के सरफेसेस पे Q/2 आ गया, इनर सरफेसेस पे -Q/2 और +Q/2 आ गया। चार्ज कंजर्वेशन देख लो हमेशा, लेफ्ट मोस्ट जो लेफ़्ट प्लेट है, लेफ़्ट प्लेट पे टोटल चार्ज Q है और राइट प्लेट पे टोटल चार्ज क्या है, वो 0 है, क्योंकि इनिशियली भी 0 था। अब इसको अर्थ कर दिया गया है, तो अर्थ कर दिया है तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो ये तो अभी हमने देखा शेल के कॉन्सेप्ट में। आप देखो यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला प्लेट है उसके कारण राइट वाले प्लेट पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि लेफ़्ट वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। जो राइट वाला प्लेट है उसका जो खुद का पोटेंशियल है वो 0 है, उसके खुद के चार्जेस के कारण, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं Q/2 और -Q/2। तो ओवरऑल राइट प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया है, इसके कारण क्या हो जाएगा, जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं अर्थ में, इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो करके किधर आ जाएगा, वो फ्लो करके राइट वाले प्लेट पे आ जाएगा, क्योंकि राइट वाला प्लेट उस इलेक्ट्रॉन के लिए एक लोअर पोटेंशियल है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करके किधर आएंगे, राइट प्लेट पे आएंगे। तो राइट प्लेट पे आएंगे तो क्या होगा, राइट प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। राइट प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब लेफ़्ट प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेफ़्ट प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो राइट प्लेट अभी भी पॉजिटिव पोटेंशियल का ही रहेगा। तो अब भी वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए वो लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा तब तक जब तक पूरा जो लेफ़्ट का जो पूरा चार्ज है Q चार्ज, वो लेफ़्ट के इनर सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए तब तक, ठीक है। अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएगा अर्थ से राइट प्लेट पे, वो क्या करेगा, लेफ़्ट वाले के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, और इतना अट्रैक्ट करेगा कि सारा जो चार्ज है वो राइट वाले के इनर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। वो राइट वाले इनर सरफेस पे सारा अट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो फाइनल सिचुएशन कैसा बन जाएगा, देखो फाइनल सिचुएशन जो मैं लिख रहा हूँ उसको पढ़ते जाना, सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने दिखाया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ से जो फ्लो करके जो किस पे आ गए हैं, राइट प्लेट पे आ गए। तो जो राइट प्लेट का राइट लाइक जो राइट फेस है उस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो बाकी क्या बचा फिर राइट प्लेट पे, सिर्फ क्या बचा, -q/2। और भी फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आते जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, सारे जो पॉजिटिव चार्ज है लेफ़्ट प्लेट का उस सब को खींच के लेफ़्ट प्लेट के राइट सरफेस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन देखो तुम्हारे सामने बन जाएगा कि सारा चार्ज जो कॉन्सेंट्रेट हो गया वो लेफ़्ट प्लेट के राइट सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हो गया Q, और जो राइट प्लेट का जो लेफ़्ट सरफेस है उस पर कितना आ गया, -Q। तो तुम्हें तो ये पता ही है कि इनर सरफेसेस पे जो है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, है ना। वो गॉसियन सरफेस का लॉजिक याद आ रहा है। तो ठीक है, तो फाइनल तो अर्थिंग करने के बाद जो है फाइनली क्या हुआ, सारे चार्ज जो थे वो सारे इनर सरफेसेस पे कॉन्सेंट्रेट हो गए, सारे इनर सरफेसेस पे कॉन्सेंट्रेट हो गए और इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जैसे आपने कुछ चीज़ें सिस्टम ऑफ शेल्स में याद कर ली अर्थिंग के केस में, उस तरीके से आपको सिस्टम ऑफ प्लेट्स में भी अर्थिंग के केस में याद रखना है कि आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं बाकी रहेगा। सिस्टम ऑफ प्लेट्स के आउटर सरफेस पे कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम ऑफ प्लेट्स के आउटर सरफेस पे कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगा। सारा चार्ज किधर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होके इनर सरफेस पे। ठीक है, तो ऐसा कर रहा हूँ कि सारा आपको अभी याद हो जाए, दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बता दिया है, एवरीथिंग इज़ लॉजिकली कनेक्टेड, रीजनिंग किया है आपके साथ। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो सवाल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो चीज़ें अधूरी रहेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस, मेंस, नीट। एडवांस में तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेगा। मेंस और नीट में डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए। जैसे ये सवाल है आपके सामने, 3 प्लेट दे दिया है, इसमें से लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट प्लेट को अर्थ कर दिया है। लेफ़्ट मोस्ट और बीच वाले प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है और दूसरा डिस्टेंस जो है 2d है। इनिशियल चार्ज जो बीच वाले प्लेट पे है वो q है और बाकी दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज हैं वो 0 0 है। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेंगे इसको। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। तो मान लो कि Q मान लिया हमने, लेफ़्ट मोस्ट पार्ट प्लेट के राइट सरफेस पे Q मान लिया, तो इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा, तो -Q आ जाएगा मिडिल वाले के जो है लेफ़्ट सरफेस पे। तो राइट सरफेस पे कितना आ जाएगा, Q+Q। चार्ज कंजर्वेशन देख लो, Q+Q -Q, टोटल Q आ गया, तो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड है। उसके बाद इनर सरफेसेस पे फिर -Q+Q आ जाएगा, समझाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना कि आउटर सरफेसेस पे क्या होता है, अर्थ सिस्टम में आउटर सरफेसेस ऑफ प्लेट्स पे क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। तो सिस्टम ऑफ प्लेट्स में देखो यहाँ पे नेट चार्ज हमने क्या ले लिया, दोनों आउटर सरफेसेस के। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस और राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पे नेट चार्ज क्या आ गया, 0। अब देखो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमने यूटिलाइज़ कर लिया है, पिछले लेक्चर में अच्छे से यूटिलाइज़ किया, 2 सवाल भी किए थे। तो अगर आपने अच्छे से देखा है तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सारा सवाल फोड़ के आओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे हाथ से निकल पाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है विथ प्रॉब्लम्स, गुड प्रॉब्लम्स। तो ER इज इक्वल टू -dV/dr, ER.dr इज इक्वल टू -dV या VI - VF, V इनिशियल -V फाइनल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अर्ध सिस्टम में जो प्लेट अर्ध होता है या जो शेल अर्ध होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 हो जाता है। तो बीच वाले पोटेंशियल को x मान लो, तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। देखो डिफरेंस क्या होगा, 0 - x और राइट वाले प्लेट
के बीच में और बीच वाला जो प्लेट है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो भी -x होगा, 0 -x। तो दोनों को इक्वेट कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख लिया, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैंने एक सेशन में प्रूफ किया है। जब हम इन्फानाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो मैंने लास्ट में सेगमेंट में बताया था ये कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, तो जुड़ के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता था। ठीक है, तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करके पोटेंशियल इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई Q की -2Q/3। वंस यू गेट -2Q/3, नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इजी, क्योंकि Q के हिसाब से ही सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था। और ठीक है, बीच वाले प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज़ करके हमने चार्ज का वैल्यू लिख लिया था दोनों सरफेसेस पे, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो अब बस तुम्हें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है और तुम्हारे सामने आंसर आ गया है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट को यूज़ किया उसको पकड़ के रखो। जिस प्लेट को अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। सिस्टम ऑफ प्लेट्स में अगर आप अर्थिंग यूज़ करते हैं तो आउटर प्लेट्स पे, सिस्टम ऑफ प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सारा चार्ज इनर सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इससे हमने 2 इक्वेशंस बनाए और सॉल्व कर लिया। अब एक और सवाल सॉल्व कर देते हैं इस पर बेस्ड। यहाँ पे देखो, एक प्लेट ले लिया, उस पर चार्ज रख दिया Q, प्लेट का नाम रख दिया X। ठीक है, दोनों सरफेसेस पे लेफ़्ट और राइट कितना चार्ज आएगा, Q/2 और Q/2। ठीक है, Q/2 और Q/2। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी Q/2A। एरिया ऑफ द प्लेट क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, जो समझा रहा हूँ सारा लिखते जा रहा हूँ। मेरे नोट्स में आपको मेरे सेशन में आपको नोट्स भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बीइंग डिक्टेटेड। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फॉलो करो। ठीक है, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो। तो यहाँ पे देखो सिग्मा 1 कितना आ गया, Q/2A। अब सवाल में तुमसे ये पूछा है कि अगर एक और प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसको अर्थ कर देते हैं, तो फिर सिग्मा कैसे चेंज होगा। फिर इनर सरफेस ऑफ एक्स पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। याद रखिए सवाल क्या है, इनर सरफेसेस ऑफ एक्स पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। तो वीडियो पॉज कर लो, आंसर निकाल लो, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना और तरीका मैच कर लेना। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि सिस्टम ऑफ प्लेट्स में अगर अर्थिंग यूज़ होती है तो आउटर सरफेसेस पे चार्ज 0 होता है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सारा सरफेस किधर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इनर सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो है चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से फ्लो करते हैं। जो प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड होता है और सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जो पॉजिटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे होता है उसको खींच के इनर सरफेस पे ले आते हैं। ठीक है, तो फिर सवाल लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने, फाइंड सरफेस डेंसिटी ऑन इनर साइड ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो इनर सरफेसेस पे सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना था एक्स पे, Q। तो इनर सरफेस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, Q। तो दूसरे प्लेट के इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, -Q। ठीक है, तो अब देखो कितना सरफेस डेंसिटी कैसे चेंज हो गया। अब क्या हो गया सरफेस डेंसिटी, Q/A। क्या हो गया, Q/A। तो ये तो तुम्हें दिख रहा है, ये तो 2 × σ1 है। ये कितना है, 2 × σ1। क्या है ये, 2 × σ1। तो इस तरीके से हमने अर्थिंग को अच्छे से समझ लिया है इन केस ऑफ सेल्स एंड इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ प्लेट्स।